Guys, any audio now? If anybody can confirm, is there any audio? I think it is there. Finally happening. Okay. अभी फिर मजा आएगा जब बोर्ड पे लिखूंगा। नहीं, मेरी आवाज तो आ जाएगी ना ईयरफोन में, इतना तो सुन लेते होंगे इतनी दूर का तो। चलो, मैं लास्ट क्या बता रहा था आप लोगों को, हाउ वी आर यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टू अवर प्रेडिक्शन लेवरेज। अब यहाँ पे ज्योमेट्री कुछ नहीं हो रहा है, प्योरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के एक कंडीशन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसको बोले, अभी तो हमने प्रोबेबिलिटी समझा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज लाइक, तुम्हारा जो रेड बॉल ब्लू बॉल एग्जांपल होता था, सपोज आई हैव 3 रेड बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स इन दिस बैग, और मैं ये बैग लेके चला। तो मैं ये बैग लेके पहुंचा यतीन के पास कि एक बॉल निकाल लो। तो क्या प्रोबेबिलिटी है रेड निकलेगी कि ग्रीन? थ्री आर रेड, 4 आर ग्रीन। सपोज रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 3/7, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी है 4/7, इररेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, यतीन के केस में। अब यतीन ने वो बॉल निकाल लिया। अब मैं वो थैला लेके चला मानव की तरफ कि मानव एक बॉल निकालो। अब क्या प्रोबेबिलिटी है मानव के पास? नाउ उसकी प्रोबेबिलिटीज ऐसे नहीं होंगी कि इररेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, उसकी प्रोबेबिलिटीज डिपेंड करेंगी कि यहाँ पर क्या हुआ है। यतीन के पास, हाँ पहली बात तो निकली कौन सी, इसने रेड निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटीज कुछ और होंगी, इसने ग्रीन निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और होंगी, इसने निकाली और निकाल के वापस रख दी तो अगेन अब कुछ प्रोबेबिलिटी कुछ और अलग आ रही होंगी मानव के पास। तो दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी वही जो नाम है इसका, कि इस इवेंट में क्या हो रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी होंगी, डिपेंड करेगा कि इससे पिछले इवेंट में क्या हुआ था। वही हम लीवरेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेस साहब एक थ्योरम बना के गए थे कि अगर ये आपको पता हो आपके डेटा में तो ये पता चल जाएगा। आइए देखते हैं कैसा। हमने बोला जेंडर मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है जब डिफॉल्ट ऑलरेडी हो गया है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं डिफॉल्ट ऑलरेडी हो गया है, सही बात है। तो हम कह रहे हैं डिफॉल्ट ऑलरेडी हो चुका। तो टोटल लोग कितने हैं ऐसे जो डिफॉल्ट कर चुके? 7 पीपल आर डिफॉल्टर। उनमें से मेल कितने हैं? तो ये वाली वैल्यू, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कितनी हुई? 2/7। लिख ले रहा हूँ इसको यहाँ पे, 2/7। अरे भगवान, यही ना करने थे कुछ जीवन में। मैं 2/7 लिख रहा हूँ, वो 7 फरवरी बता रहा हूँ। अरे इतना पढ़ा लिखा कुछ नहीं हो सकता इसका। हाँ जी, किसका परसेंट? टिल्डा? चलो फिलहाल हो जाए 2/7। तो ये एक बात हो गई। और क्या चाहिए हमें? और क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि डिफॉल्ट होने की ही प्रोबेबिलिटी कितनी है पूरे डेटा सेट में। तो टोटल डेटा सेट इज ऑफ 15। 15 लोग थे, 15 में से 7 लोग डिफॉल्ट किए हैं। तो ये वैल्यू, ये कितनी हो गई?
हाँ 7/15। 7/15 ये भी आ गया। और क्या चाहिए था मेरे को कि टोटल डेटा सेट में ओवरऑल जेंडर मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो टोटल डेटा सेट में 15 लोगों का डेटा सेट, मेल कितने हैं? 8 हैं। बढ़ गया। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 8/15। और ये सब अगर हम सॉल्व कर लें, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका? डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है जब जेंडर मेल होते हैं। हो गई लर्निंग मॉडल की? यस और नो? यही करता है ना ट्रेन डेटा पे मॉडल, सीखने की कोशिश। सीख है। चलो लीनियर रिग्रेशन की तरफ चलते हैं। लीनियर रिग्रेशन कैसा काम करेगा? तो कैसा काम करेगा? शायद मेरे पास कहीं पर हो, अगर हुआ तो। लीनियर रिग्रेशन पे आप लोगों की क्या क्लैरिटी है, आप मेरे को बताइए। उसमें मेथड में तब जाऊंगा मैं। लीनियर रिग्रेशन, व्हाट इज लीनियर, व्हाट इज रिग्रेशन? लीनियर तो बाद में सोचेंगे, पहले रिग्रेशन ही बताइए। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन गैस, ऑडियो आ रहा है ठीक ठाक अभी आप लोगों को? हाँ ऑडियो ठीक आ रहा है तो सवाल हाँ क्वेश्चन पहुंच रहा है ना फिर मेरा? आंसर कीजिए। गूगल कीजिए रिग्रेशन जल्दी से। व्हाट डज रिग्रेशन मीन? दिस इज गेटिंग पैथेटिक एंड पैथेटिक यार। कहने को मशीन लर्निंग पूरा करके बैठे हो, अभी मतलब नहीं समझ रहे हैं आपसे। ये खुद से क्यूरियोसिटी क्यों नहीं होता है? मिल गया? क्या लिखा है? रिग्रेशन के दो डेफिनेशन है। वन इज स्टैटिस्टिकल, अनदर इज कि जनरल भाषा में अगर रिग्रेशन बोल रहा है कोई तो उसका मतलब क्या होगा। एंड दिस डेफिनेशन इज ट्रू ऑन इन बोथ द सेंसेस। दोनों बातें समझ आ रही है ना आपको?
मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। रिग्रेशन की दो डेफिनेशन, जो एक स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन विच इज बेसिकली कोरिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज, correlation between two entities of what is correlation. If this is varying, then how is this varying? इसमें अगर वेरिएशन आता है तो इसमें कैसा वेरिएशन आता है, आता भी है कि नहीं आता? कोरिलेशन, कोरिलेशन कौन से, कोवेरियंस पे, कोवेरियंस, कोवेरियंस तब समझेंगे, वेरिएंस, वेरिएंस क्या होती है? तुमसे तो फीस दोबारा ले लेनी चाहिए मार्टी उसको। वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है? एक दिन हम बात कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बात किए थे। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड मेजर्स ऑफ स्कैटर या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये नाम सुना है? कुछ बात हुई है कि नहीं ना? जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनका समझ आता है, लेकिन बाकी बाकी लोग क्या कर रहे थे? जिनके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं था, ठीक है मान सकता हूँ मैं, इतना स्टेट नहीं आया होगा सामने, कभी वास्ता नहीं पड़ा होगा। रुकेगा, रुकेगा, क्या होता है वेरिएंस? रूबिका टीवी आ रहा ठीक ठाक, साउंड आ रही है बराबर? मेरे ख्याल यस से आ रही है आवाज। रिकॉर्डिंग होती रहेगी। दिस इज वेरिएंस, और वेरिएंस भी दो तरह की है, पॉपुलेशन और सैंपल। अभी कितने लोगों को तो यही नहीं पता कि पॉपुलेशन में कुछ डिफरेंस होता है और सैंपल में कुछ डिफरेंस होता है, इसके फॉर्मूला। जल्दी जल्दी बताओ, इस बारे में बात करूं, अगर नहीं पता है तो फिर बात करूं, फिर इसमें डिफरेंस पता है क्या होता है? हाउ वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम मीन वैल्यू, चलो फाइनली somebody talking sense। वेरिएंस का अभी सैंपल छोड़ो, पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन का क्या लिखा हुआ है उसमें फॉर्मूला? डिनोट कर रहे हैं सिग्मा स्क्वायर से। सिग्मा इज द ग्रीक लेटर सिग्मा, पता नहीं ग्रीक में क्यों बात कर रहे हैं हम। समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कहाँ से आया, क्यों जरूरत पड़ गई इसकी?
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम बात कर रहे थे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो क्या होते हैं? सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द एंटायर डेटा सेट फॉर huge number of values. But is it enough to describe the data? We are talking in domain of descriptive statistics. Descriptive statistics. तो एक बात हमने समझी, सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो क्या हुआ? मीन मीडियन मोड, द 3M. But is it sufficient? Suppose I have data set of Mathematics students height. Student number 1, student number 2, student number 3, student number 4 and so on. ठीक है? And it is going to be a huge number of values. कैसी वैल्यू? Somebody is this height, 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 and so on. इनकी कुछ मीन वैल्यू भी होगी. I am calling it mean 1. Mean value suppose यहाँ लाएगा. Now tell me one thing. This is one batch. Now there is another batch. Very different people with very different heights. Like उनमें भी चल रहे हैं, लेकिन ये बंदा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम हाइट का, इसकी हाइट कहीं यहाँ पर है, एक की यहाँ पर है, एक की यहाँ पर. What I mean to say, very different people, very different values, and still seemingly क्या देख रहे हो? Mean is more or less same. Yes or no? So seems like central tendency is not sufficient. मेरे को कुछ और भी समझना चाहिए इस डेटा के बारे में. क्या समझना चाहिए? That what is the scatter? What is the dispersion of these values from this central tendency? यहाँ से मेरे वैल्यूज कितना 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 दूर लाया कर रहे हैं. अगर वो ज्यादा दूर का लाया कर रहे हैं तो वेरिएंस विल बी हाई. वेरिएंस किसको बोलना है? वेरिएंस. वेरिएंस इट इज वेरिंग फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी. और अगर पास पास हुए तो इसका मतलब मेरा मीन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा. अब मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली बिकॉज वेरिएंस इज वेरी लो. इसका मतलब लोग पास पास ही हैं, मीन के आसपास इधर उधर लाए. कैसे कैलकुलेट करूँ? क्या कैलकुलेशन होगा इसका? वही जो फॉर्मूला तुम्हारा वो कौन सा है? दिस इज मीन. मैं कह रहा हूँ डेटा पॉइंट नंबर 1. इफ दिस इज द डेटा पॉइंट नंबर 1 x1 माइनस मीन वैल्यू, तो इससे डिस्टेंस कितना हुआ? दूसरे पॉइंट पे पहुंचा, मैं फिर डिस्टेंस देखने लगा. तो इफ दिस बी x2, दिस वाज x1, x2 माइनस, इसे भी ऐड कर लेते हैं, माइनस मीन. और ऐसे सारे डेटा पॉइंट से इन डिस्टेंसेस को देख लेंगे और फाइनली डिवाइड बाय n कर देंगे. तो मुझे क्या पता चलेगा? ऑन एंड एवरेज कितने डिस्टेंस पे चल रहे हैं. ऑन एंड एवरेज ये डिस्टेंस बहुत हाई हुआ तो इसका मतलब माय मीन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज वेरिएंस बहुत ज्यादा है. बहुत सारे लोग दूर दूर बैठ रहे हैं. अगर ये कम हुआ काम बन गया. इसका मतलब माय मीन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा. पता चल जाएगा. प्रॉब्लम क्या होगा? ये कभी मीन से कम वैल्यू होगी. कुछ लोग मीन से नीचे, तभी ना मीन ऊपर आया है. मीन यहाँ बीच में आएगा. कुछ लोग ज्यादा वाले होंगे, कुछ लोग कम वाले होंगे. तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, कभी प्लस, कभी माइनस. हमने कहा हमें झगड़ा नहीं चाहिए, तो सारे टर्म्स का स्क्वायर कर दो सो दैट साइन चला जाए. तो अंदर वैल्यू नेगेटिव आई या प्लस आई, इवेंचुअली प्लस आएगी. और अब उसका एवरेज देख रहे हैं और देखो वही फॉर्मूला नहीं आ गया. यही तो है, यही तो लिखा है. हर टर्म का स्क्वायर करने आई विल वेरी फ्रॉम व्हाट टू वेरी
ये वेरिएंस की बात है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। वो क्या होता है? तो वही तो निकालना है, और क्या। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? देखो, इसे इसे रिप्रेजेंट किया तुमने सिग्मा स्क्वायर से, तो सिग्मा कौन है? सिग्मा वही है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका अगर स्क्वायर रूट ले लो तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही आ जाता है। तो जस्ट स्क्वायर रूट करना बाकी रहता है। अब काम की बात, ये काम की बात नहीं करेंगे, ये बचपन की बात थी जो भूल गए हो। काम की बात अब होगी। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो ये दो चीजें लेकर क्यों चल रहे हैं हम जेब में? अरे जो बात एक से पता चल गई वही तो दूसरा भी बता रहा है, और क्या बता रहा है? हो तो गया। तो ये दो अलग अलग बातें क्यों कर रहा है? हाँ जी। वैल्यू ज्यादा हो जाएंगी तो वेरिएंस ज्यादा हो जाएंगे। तो यार अगर बड़ी वैल्यू होगी तो स्क्वायर रूट भी तो बड़ा ही होगा ना। यार वेरिएंस सपोज है 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2। वेरिएंस है 9, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दिखेगी। बड़ी तो दिख रही है ना, पता तो चलता है। जब मुझे ये स्क्वायर रूट का कंसेप्ट मालूम है, तो हाँ मेरे को ये मालूम है कि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये इंक्रीज छोटे छोटे होगा जैसे दिखेगा, लीनियर सा दिखेगा। बट हाँ, ये दोनों चीजें हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि जब कभी भी जिसने भी ये किया था तो वेरिएंस टर्म पहले पॉइंट हो गया। बट व्हेन गॉस, नाम सुना है मिस्टर गॉस? हु इज गॉस? GAU SS। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन नाम सुना है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं कभी कभी। व्हाई? बिकॉज गॉस डिस्कवर्ड इट। व्हेन गॉस डिस्कवर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, he saw patterns of normal distribution कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। if some data is lying in normal distribution तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है? उस प्रॉपर्टी में क्या आता है? मीन का उन्होंने रिलेशन देखा विद स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। So he found the new term standard deviation, which is exactly the square root of variance. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मालूम है, करा था ये। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? क्या होती हैं? हम्म, टू स्टैंडर्ड डेविएशन 60% नहीं है। ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज सिमेट्रिक। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता कहाँ से?
आज कोशिश करूंगा चलो सारी कहानी जोड़ने की तुम्हारी जो बिगड़ी पड़ी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, बिकॉज गॉस वाज द फाउंडर मेंबर। बेल कर्व भी बोलते हैं अगर सुना हो। जॉब करिए ना, जॉब में था ना पहले, जब वो बॉस को बजानी होती है मीटिंग में, वो बेल कर्व दिखाता है, देखो बेल कर्व चल रहा है कंपनी का, यहाँ पढ़े हैं। बेल कर्व कहते हैं बिकॉज ऑफ शेप। आता कहाँ से? गॉस saw in cases of so many natural distributions. When he was studying natural data, तो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशंस में ये यूजुअली देखने को मिला। नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक वेदर, एज ऑफ प्लांट्स, थिकनेस ऑफ ट्रीज, रेनफॉल्स। ये पता चलेगा ना। हिस्टोग्राम पढ़ेगा और हिस्टोग्राम पढ़े थे, क्या करता है हिस्टोग्राम? एक न्यूमेरिक वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बार बनते चले जाते हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। सपोज दिस इज, सपोज मैं बोलूं दिस इज हाइट ऑफ इंडियन एडल्ट्स। हाइट ऑफ इंडियन एडल्ट नेचुरल फिनोमेना, हाइट ऑफ पीपल नेचुरल फिनोमेना। और मैं बनाने लगूं हिस्टोग्राम। कैसा बनेगा हिस्टोग्राम? हाँ, बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी आती है ना इधर, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे लोग जो सबसे पहले ब्रैकेट में होंगे, बहुत ही कम हाइट के, मतलब मिनिमम मिनिमम से थोड़े बहुत, मिनिमम हाइट होगी कुछ, मिनिमम से 2 इंच ऊपर वाला ये वाला ब्रैकेट, तो वो बार कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा, बहुत कम दूर। फिर जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, नंबर ऑफ पीपल विल राइट। तो बार की हाइट बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली जाएगी। जैसे एक एवरेज हाइट पकड़ी गई है और उसके बाद हम मैक्सिमम की तरफ चलेंगे, अगेन फ्रीक्वेंसी विल फॉल। यस और नो? अब इन बार्स के टिप्स को अगर मैं मैच कर लूं, वेल इसीलिए बेल कर्व हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? प्रॉपर्टीज क्या स्टडी किया उन्होंने? प्रॉपर्टी नंबर 1, it will peak on mean. It will peak on the mean value, highest frequency। और देखो सच में अगर देखो, इफ यू नोटिस, अगर पूरे इंडिया की एवरेज हाइट कोई कैलकुलेट करने लगे तो सबसे ज्यादा लोग जो तुम देखते हो आते जाते, वो लोग ऐसे उसी हाइट के निकले। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉल होते होंगे लोग, लेकिन कितने बार देखते हो? बहुत ही कम, रेयरली, राइट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉर्ट कभी कभार दिखते हैं, मेजॉरिटी वही एक ब्रैकेट में घूम रही होती है। तो इट विल पीक एट मीन। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात को वो लोग कैसे कहते हैं? मैथमेटिकली इसको लिख रहा हूँ, मीन इज इक्वल टू, मीन ही मोड भी होगा, यस और नो? यही ना बात है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमेशा यही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी वो क्या कहता है? इट विल बी सिमेट्रिकल अक्रॉस, सिमेट्रिकल अक्रॉस।
सिमेट्रिकल मतलब मिरर इमेज, जैसा इधर दिख रही है बिल्कुल वैसे मिरर इमेज उधर दिख रही है। अगर इसको मैं एक मिरर सरफेस की तरह मान लूं तो बिल्कुल मिरर इमेज बनने लगा। इस बात का मतलब क्या हुआ मैथमेटिकली? यानी यही मीडियन भी हो, यस और नो? सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? जितने डेटा पॉइंट इधर हैं उतने इधर हैं, वही तो मीडियन होता है। ये भी बात ठीक हुई। और क्या प्रॉपर्टीज है? हाँ जी, हाँ मोड बता दो। मीन ही मोड है, मोड ही मीडियन है। अब आती थी वो प्रॉपर्टीज जो एक्चुअल जान है इसकी। Gauss said that between a bracket कोई इशू नहीं चलता। हाँ जी, देखो यार इधर ये पड़ा है। The thing was that mean, the plus minus सिग्मा इस रेंज में अगर देखें तो ऑब्जर्वेशन आया कि अराउंड 68%, 68 पॉइंट कुछ है, एग्जैक्ट जोन का कैलकुलेशन है, दैट कितने ऑब्जर्वेशन लाई कर जाएंगे। कितना ऑब्जर्वेशन लाई कर जाएगा इस ब्रैकेट में? मतलब क्या हुआ इस बात का? अगर मैं मान लूं दैट एवरेज हाइट ऑफ इंडिया कितनी होगी? 5 फीट 5 इंच, चलो मान लो तुम्हारी बात 5 फीट 5 इंचेस एंड से 6 और अनदर and 5 feet in math. And suppose the standard deviation is say 4, तो किस ब्रैकेट की बात की है? कौन से ब्रैकेट में बात कर रहे हैं? मेन हाइट इज 5 feet 6 inches एवरेज हाइट एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन मे बी इट इज 4 inches से 9.6 है 9.6। हाँ यही तो कमाल करोगे तुम। अगर फीट और इंचेस ऐड कर देने करते तुमसे इंचेस से 5 I thought feet है किस ब्रैकेट की बात है? मीन माइनस, यानी कह रहे हैं 5 फीट 2 इंचेस से लेकर के 5 फीट 10 इंचेस। इस ब्रैकेट में अगर मैं सारी इंडियन पॉपुलेशन काउंट करूं तो कितने लोग लाए कर जाएंगे? 68% लोग इसमें लाए कर। ये बोला। अगला ऑब्जर्वेशन, मीन प्लस माइनस 2 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब क्या होगा? क्या ब्रैकेट बनेगा? 4 फीट 8 इंचेस नहीं, 4 माइनस करना है, 12 इंच होते हैं 1 फीट में। अगर 2 ये रहे 12 में से 2 और बचे ना घटाने को तो 10 बचे। तो अगली रेंज 6 फीट 2 इंचेस।
तो कहते हैं कि अगर ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के ब्रैकेट में देते हैं तो कितनी पॉपुलेशन लाई कर जाएगी? 95% पॉइंट में ये बट ब्रॉडली 95% वैल्यूज इस ब्रैकेट में लाई करें। ठीक है, प्रॉपर्टी पॉइंट 3 which is mu plus minus 3 times the standard deviation। अगर इस ब्रैकेट में देखें तो ब्रैकेट क्या बना पहले तो ये देखें 4 feet 6 inches and 6 feet 6 inches। तो गौस साहब कहते हैं अगर इस ब्रैकेट में हम देख रहे होते इतने से इतने के बीच में कितनी पॉपुलेशन होगी? इट इज 99.7% ऑफ पॉपुलेशन विल लाई इन दिस ब्रैकेट। ठीक है, तो ये था स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी? एक बात को, इसी बात को दूसरी तरह से बोल दूंगा। अभी मैं क्या कह रहा था कि ये पॉपुलेशन ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें अगर मैंने ये देखा तो इस ब्रैकेट में इतने इतने परसेंट लोग लाई करेंगे। तो जैसे जैसे ये ब्रैकेट इंक्रीज होता जाएगा, देखो दिस इज 1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एग्जांपल, मान लो दिस इज 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दिस बिकम्स 2 सिग्मा 1 सिग्मा। तो यहाँ पर मेजॉरिटी के लोग हैं, ज्यादातर लोग इसमें ही हैं, कितने हैं 68। 2 सिग्मा पे मैं वैल्यू और फैला दी 2 सिग्मा पे, तो मैं 68 से कहाँ तक पहुंचा? 98 तक। लेकिन पहली बार मैं कहाँ पहुंचा था? 0 से 68। अब की बार 68 से 95 तक पहुंचना है। एक और स्टेप अगर आगे चलूंगा कहाँ तक पहुंचूंगा? 95 से कहाँ तक पहुंचे? 99.7 तक। क्या हो रहा है? जितनी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ाता जा रहा हूँ, मेरा वो ऑब्जर्वेशन जो आगे बढ़ते हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। तो आई थिंक 1 2 एंड 3 आर सफिशिएंट, हाँ लेके जा सकते हैं आगे। लेकिन मैं कुछ और कह रहा था, मेरा स्टेटमेंट अभी मैंने बोला इस ब्रैकेट में इतने परसेंट पॉपुलेशन लाइव कर जाएगी। इसी को दूसरे भाषा में बोलूं, इसका मतलब इफ अ पर्सन इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, he or she has this much probability to fall in this bracket. Make sense? Make sense? If a person is chosen at random, he or she is going to have 95% probability of getting into this bracket. बहुत ही रेयर चांस है कि इससे बाहर वाली जो वैल्यूज हैं चार की बची कितनी, या तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉर्ट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉर्ट। मैं कह रहा था हम क्यों बात कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की? दिस वाज नेचुरल फिनोमेना, तो सेमिंगली नेचुरली ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। सेम गोज फॉर अदर नेचुरल फिनोमेना, रेनफॉल, वेदर कंडीशंस, टेम्परेचर, ट्री हाइट, ट्री विड्थ, ट्री एज, फाइल एज। लेकिन मेरा डेटा जो हम डे टू डे डील कर रहे हैं वो कैसा है? वो तो नहीं है ऐसा, वो तो नेचुरल फिनोमेना नहीं है। तो क्या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? तो हम इसकी बात नहीं करते। सेंट्रल लिमिट थ्योरम करा है आप लोगों ने?
सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अरे इतनी हल्की चीज नहीं है, अगर हुई होगी बात तो नाम याद आ जाता। नहीं हुई है। ऑनलाइन वाले तुम कुछ कह रहे हो? अच्छा तुम कह रहे हो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हुआ है। हाँ जी। हाँ अगला क्वेश्चन मेरा फिर यही है, तुमने मुझे सेंट्रल लिमिट थ्योरम किस तरह से लिवरेज कर रहे हैं हम। पॉपुलेशन और सैंपल का कॉन्सेप्ट आया था आप लोगों के? सैंपल पॉपुलेशन क्यों यूज करते हैं? हम्म। कहाँ से मिला? मिला नहीं, फोटो देख के पता लगा। कराया हुआ है। अच्छा कर रखा है ना। हाँ हाँ वही तो सुनना था। सेंट्रल लिमिट थे और हम बात कर रहे हैं इसलिए नंबर ऑफ वेक्टर्स ग्रेटर देन 30 द ग्राफ बिकम्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। कौन बोल रहा है? चैतन्य। अच्छा T2 सपोर्टर क्या है चैतन्य? अबे तो एडिट करना नाम अपना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हम कैसे लिवरेज कर रहे हैं वो बता देता हूँ। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अलग पढ़ रखा होगा थोड़ा सा शायद याद आ जाएगा। देखो डेटा तो मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या फर्क पड़ रहा है। अभी इंडियन अडल्ट की हाइट्स की बात कर रहे थे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फैंटास्टिक। व्हाट अबाउट सैलरी ऑफ इंडियन अडल्ट? व्हाट अबाउट सैलरी ऑफ इंडियन अडल्ट? मेरे ख्याल से मेजोरिटी तो यहाँ बैठी है, जीरो के आसपास, है ना। मोड तो यहाँ रखे हैं सारे। आगे चले तो थोड़े थोड़े जैसे जैसे सैलरी ज्यादा हो रही है, कम 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 कम, एंड मे भी यहाँ कहीं जाके टाटा बिरला और अंबानी जी, 10-12 लोग। क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है? नॉर्मल नहीं, किसी भी तरह से नहीं। तो हमारा डेटा नॉर्मल हो या ना हो, लेकिन अच्छी बात क्या है, हमें पूरी पॉपुलेशन से डील भी नहीं करना पड़ेगा। वी आर ऑलवेज डीलिंग विद अ सैंपल, इसलिए हम सैंपल के टर्म्स में बात करेंगे। नाउ माइंड यू, आप लोग जो भी आप लोग कर रहे थे CSV फाइल, आपका डेटा कितना भी बड़ा क्यों ना सही, इवेंचुअली इट इज सैंपल, इट इज नॉट एंटायर वर्ल्ड डेटा। यस और नो? ICICI बैंक, मानो उनके पास 50,000 कस्टमर्स हैं और उनके पास वो डेटा रखे, बट इवन देन those 5,000 या 50,000 or maybe 5 lakh customers, that is a sample. इसी को बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम।
सेंट्रल लिमिट थ्योरम मींस if I have a data set of n data points, मेरे पास n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं कहाँ? पॉपुलेशन में. And this n is so large that I cannot conduct my experiment on population. ये इतना बड़ा है कि पॉपुलेशन पे नहीं हो पाएगा. इतना बड़ा का मतलब इंडिया की पॉपुलेशन की बात नहीं करूँ, अगर मैं दिल्ली की पॉपुलेशन की बात करूँ वो भी बहुत बड़ा है, वो भी नहीं हो पाएगा किसी से. सही बात है. सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है? इफ आई टेक रैंडम सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट with n is equal to or greater than 30. बस समझते रहना. क्या करें? सैंपल साइज n जिसको हम बोल रहे हैं should be greater than equal to 30. ठीक. और अब मैंने इससे सैंपल लेने शुरू किए एट रैंडम. तो आई एम टेकिंग सैंपल 1, आई एम टेकिंग सैंपल 2, आई एम टेकिंग सैंपल 3, आई एम टेकिंग सैंपल 4 एंड आई एम टेकिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स. ठीक. सब सपोज इनकी सैलरी चल रही थी, तो सैंपल नंबर 1 में सैलरी का जो मीन होगा, सैंपल 2 में भी कुछ होगा और ऐसी हर एक का एक मीन भी आएगा. बिल्कुल ठीक बात है. ये जो मीन्स होंगे, आपका ओरिजिनल डेटा कैसा भी था, इनको अगर मैं प्लॉट कर दूं हिस्टोग्राम पे, एनीवे दे विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन में कैसा भी चलता है. तो दिस इज सैलरी at least 30% है. 30% है. 30 नहीं परसेंट नहीं, 30 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर सैंपल. हर सैंपल में कितने डेटा पॉइंट उठाओगे? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? दोबारा बताऊं? लिखा था कुछ कंफ्यूजन है तो दोबारा बताऊं या ठीक ठाक जा रहा है? वो पहले नहीं परसेंटेज से कोई लेना है. ठीक. यहाँ से मेरा क्या काम हो जाता है? मेरा काम हो जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला काम कम से कम यहाँ खत्म हो जाता है. बिकॉज अब मेरे को क्या मालूम है, एक चीज और थी, ये जितने भी मीन आए थे, सपोज मैंने जितने सारे मीन लिए और इन मीन्स का मीन निकाल लूं, तो पूरी पॉपुलेशन का मीन. हाँ, डबल बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसको बोलते हैं एक्स डबल बार विल बी मोर और लेस इक्वल टू पॉपुलेशन में, जो पॉपुलेशन का मीन. इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया, ये एक्सरसाइज हो गई. इनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आया. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आया तो मेरे को पता है एक्स डबल बार यहाँ बैठा है. एक्स डबल बार यहाँ बैठा है तो मुझे पता है पॉपुलेशन का मीन क्या चलता है, मोर और लेस, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज, विदाउट एक्चुअली नोइंग द पॉपुलेशन. मेरे को पॉपुलेशन नहीं पता, लेकिन पॉपुलेशन का मीन पता है. नेक्स्ट है, मैं करोड़ों लोगों पे नहीं कर सकता है कि हाइट नाप के बता दूंगा, लेकिन पता कर सकता हूँ, मीन पता कर सकता है. ऑल्सो number sample में numbers कैसे consider क्या like अगर population 2 करोड़ की sample में कैसे consider करते हैं, कितना sample है, कितने सैंपल लेना है? नहीं, सैंपल ऐसे नहीं लोगे, प्रैक्टिकलिटी ऐसी नहीं है. बताता हूँ. Another thing which we know from central limit theorem is that the standard deviation of this क्या है? सैंपल मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन. इसका स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू
डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n नंबर ऑफ सैंपल साइज जो आप लेके फिक्स करते हैं सैंपल साइज सैंपल साइज these are number of samples सर मतलब इसमें 30 आएगा टोटल नंबर ऑफ samples and I think हाँ not sample size but हाँ यार कंफ्यूजन हो रहा है इसका कुछ और क्या लिखा है इसका 30 होगा नहीं नहीं 30 नहीं तो हर बार 30 लिखा है सारे एनी एन चले एन मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स यानी कितने सैंपल्स उठा रखे थे आप लोगों ने ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ठीक है यहाँ पर लाने के लिए अभी डेरिवेशन पे नहीं जा रहे डेरिवेशन है इसका अच्छा खासा मिला यहाँ तक होने से क्या हुआ अब मेरे को अगर बोला जाए जैसे रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा चलो रिकॉर्डिंग बंद नहीं करना लेकिन henceforth मेरा काम आसान हो गया क्योंकि अब से आगे मेरे को जो भी एक्सपेरिमेंट करना है मेरे को क्या करना है एक सैंपल लेना है ensuring sample size is 30 और मोर और मेरे को ये कंफर्म है कि वो यहीं कहीं गिरेगा इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पे गिरेगा तो मैं ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कौन से ब्रैकेट में आ रहा है मीन से कितनी दूरी पे आ रहा है वो होती है क्या जिससे ये डिस्टेंस पता चलता है जी टेबल जी स्कोर हैवी हो गया हैवी हो गया क्या है चलो ऐसा करते हैं it is 3:41 o'clock so we resume at 4 ठीक है ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रेच योरसेल्फ ग्रैब अ कॉफी और फिर कंटिन्यू करते हैं तुम नहीं पढ़ा बुक कोई नहीं पढ़ता जैसा मेरे स्क्रीन पे एक इलस्ट्रेशन है लेट्स सपोज देयर इज अ कंपनी जो उनका कुछ मार्केटिंग बजट लगा रहे हैं वो अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए ठीक बात और उनके प्रोडक्ट का कुछ सेल्स भी हो जाता है बिकता भी है वो प्रोडक्ट एंड हाउ दे आर डूइंग इट दे आर रिकॉर्डिंग बजट उनका कुछ लैक्स में लग रहा है लैक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं लैक्स ऑफ रुपीज और सेल्स कुछ हो जाता है सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं करोड़ ऑफ रुपीज में हाँ एक्चुअली होना भी ऐसे चाहिए बजट लैक्स में लगे और सेल्स करोड़ में हो तो कुछ मजेदारी वाली बात है ठीक बात नाउ व्हाट डू वी वांट टू लेवरेज फ्रॉम दिस कि मैं क्या यहाँ पे बता सकता हूँ हमारे पास ये महीने दर महीने का डेटा है और बहुत सारा डेटा है तो क्या मैं बता सकता हूँ दैट नेक्स्ट मंथ इफ बजट बी दिस से समथिंग 250 lakhs of rupees what is going to be the sales अब यहाँ पहली बात आती है assumptions अगर ध्यान हो आप लोगों को क्या क्या assumptions थे assumptions of linear regression मैं मान के चल रहा हूँ कि इनमें कुछ रिलेशन है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम अज्यूमिंग कि इनमें कुछ रिलेशन निकलेगा तो मैं कुछ एस्टेब्लिश करूंगा तो ठीक है इसको छोड़ देते हैं हाउ कैन वी डू दैट वी कैन डू इट दिस वे as simple as that जो आप विजुअलाइजेशन की क्लास में सीखे थे मार्केटिंग बजट इज अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल एक्चुअल सेल्स इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कौन सा ग्राफ बनना चाहिए अगर मैं ज्योमेट्री पे रखूं व्हाट विल मेक सेंस
दो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स को अगर मेरे को ज्योमेट्री पर लेकर जाना हो तो कौन सा ग्राफ सबसे सही रहेगा देखने के लिए? स्कैटर, एज सिंपल एज दैट। मेरे को वही करना है। अगर मेरे को दो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में रिलेशन देखना था, वही देखने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चूजिंग अ स्कैटर प्लॉट, और वो स्कैटर प्लॉट दिखा तो कुछ ऐसा। ठीक बात। अब इससे मैं क्या पता लगा लूँ? मैं यहाँ पर इनका रिलेशन देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं क्या ही पता लगा लूँ इससे? बजट बढ़ रहा है तो सेल्स भी बढ़ रही है। ठीक बात है। अभी ठीक है, अभी इसका पीछे छोड़ देते हैं, स्टेप्स का यहीं पे ज्योमेट्री पकड़ते हैं। क्या देखने जा रहे थे हम? कुछ रिलेशन मिल जाए। अगर मैं ये सब पॉइंट्स वगैरह देख करके एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाऊँ दैट y इज इन सम वे फंक्शन ऑफ x, अगर ये पता चल जाए काम हो चला। यस और नो? एग्जिस्टिंग डेटा देख के मैं ये एस्टेब्लिश कर दूं दैट y इज सम फंक्शन ऑफ x, तो अगले महीने से x पता है, वो तो बताएगा बॉस मेरा बजट कितना रखना है। मैं सेल्स प्रेडिक्ट कर दूंगा, प्रोवाइडेड मैं क्या जूम करके चल रहा हूँ कि y इज फंक्शन ऑफ x इन सम वे। मेरा काम रहेगा फंक्शन पता करना बस। मान लो मैं देख लेता, मान लो मैं ये ग्राफ कुछ ऐसे देखता, y x is 1 2 3 and so on, y is 1 2 3 and so on, और मैं क्या देखता हूँ when x is 1 y is 1, when x is 2 y is 2, when x is 3 y is 3 and so on। क्या फंक्शन होगा ये? y is what function of x? जब x1 है तो y1 है, x2 है तो y2 है, x3 है तो y3 है। y is as simple as that, y is straightforward equal to x, जितना x होता है उतना y होता है। ये रिलेशन मिला, ये रिलेशन मिला which is a straight line। ठीक है। सपोज मैं कुछ दूसरी तरह का फंक्शन देखता हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? x is 1 y is 1, x is 2 y is 4, x is 3 y is driving out। क्या रिलेशन बन रहा है? x is 1 y is 1, x is 2 y is 4, x is 3 y is 9। आई थिंक गलत है, लेकिन अब लीनियर नहीं बन रहा। अब ये कैसा बन रहा होगा? कुछ इस तरह का। ये भी बात ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? ये स्कैटर देखते हैं। ये जो स्कैटर प्लॉट आया है स्क्रीन पे, पॉइंट नंबर 1 से देखना शुरू करूं, पॉइंट 2 ये कुछ ऐसा zigzag जा रहा है। सही बात है। कैसा जा रहा होगा अगर मैं इस कर्व को बनाने लगूं? ऐसा ऐसा ऐसा। सही बात है। इस कर्व की कोई इक्वेशन नहीं है, और अगर गलती से हुई तो पता नहीं कर पाऊंगा। तो दैट इज व्हाई रिग्रेशन, रिग्रेशन की दूसरी डेफिनेशन है
returning to a primitive state, returning to a less particular state. तो रादर देन मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन निकालना तो बड़ा मुश्किल है, मैं इस ट्रेंड की इक्वेशन निकाल लेता हूं कि ये किस ट्रेंड में लाए करते हैं, व्हाट इज द ट्रेंड दे आर फॉलोइंग, एंड इफ दैट ट्रेंड इज लीनियर देन आई एम कॉलिंग इट लीनियर रिग्रेशन। क्या नॉन लीनियर रिग्रेशन भी हो सकती है? हाँ, वो भी हो सकती है, नॉन लीनियर के भी केस होते हैं, जैसा अभी आपने एक्स स्क्वायर देखा तो दैट इज क्वाड्रेटिक रिलेशन, तो वैसा रिग्रेशन भी होते हैं, तो उनकी चिंता बाद में करेंगे। ये बात ठीक हुई? तो हम ये लाइन निकालने चल पड़े। वन टू थ्री निकाल के हमारे पास कुछ डेटा था, कुछ ऐसा 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 इस तरह का डेटा। हमने सोचा कि बिल्कुल एग्जैक्ट कर्व निकालना ना तो सेंसिबल है ना हो पाएगा, और गलती से इस डेटा पे हो गया तो अगले डेटा पे बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने सोचा एक लाइन जो इस ट्रेंड को रिप्रेजेंट करते हो, इस डेटा के ट्रेंड को बेस्ट फिट करते हो, वो लाइन पता कर देते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ये तो सुने होंगे, जनरल इक्वेशन लाइन की होती है y इज इक्वल टू एम एच प्लस सी। तो सर थोड़ी देर पहले y इज इक्वल टू एक्स, ये भी तो स्ट्रेट लाइन आई थी, बिकॉज इस केस में m इज 1 एंड c इज 0। व्हाट इज y इज इक्वल टू 2 ऑफ x? तो क्या ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी? आइए देखते हैं। x इज 1 2 3 4 एंड so on, y is 1 2 3 4 and so on। when 1 x is 1 तो y की वैल्यू कितनी हुई? x is 2 y की वैल्यू कितनी हुई? x is 3 y की वैल्यू कितनी हुई? बन रही है स्ट्रेट लाइन। m is 2 c is 0। और देखते हैं क्या और भी कुछ हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। y is equal to, मैं कह रहा हूँ 0.5 x प्लस 2। m की वैल्यू 0.5 होगी और कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, तो क्या अभी भी स्ट्रेट लाइन आएगी? और देखते हैं। x is 1 तो y कितना हो गया? x is 1 2.5, x is 1 2.5, x is 2 y is 3, x is 3 y is 3.5, x is 4 y is लग रही स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो इसी को जनरल टर्म्स में हमने क्या बोला कि y इज इक्वल टू एम एच प्लस सी। वाई हमेशा इस फॉर्म में अगर आ रहा है, अगर मेरा इस फॉर्म में आ गया है तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। हमारा काम क्या रहेगा? ये एम और सी पता चल जाए, काम हो चला हमारा। सही बात है, एम और सी पता चल जाए तो मेरे को वाई पता चल गया इन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगले महीने कितना बजट होगा वो तो पता होगा। अगले महीने सपोज बजट होगा इतना, तो वाई कितना होगा? हो गया ना प्रेडिक्ट। बढ़िया, सिंपल है। काम बचा ये लाइन पता करने का, तो आओ लाइन पता करते हैं। अब ये लाइन पता करूं, अगर मैं एक इसके लिए मान लूं लाइन पता तो तब करेंगे इस लाइन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए।
बिकॉज अगेन स्क्रीन पर देखें, एक लाइन बड़ी अच्छी लग रही है, एक दूसरी लाइन, भाई इसमें m कुछ और है, m की वैल्यू कुछ और हुई, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और हुई, ये दूसरी लाइन हो गई। मैं कह रहा हूँ इसमें क्या हो रही है, ट्रेंड तो ये भी दिखा रही है, एक और लाइन है, एक ये जा रही, मेरे ख्याल से ट्रेंड तो ये भी दिखा रही है। So there can be infinite number of lines. Yes or no? Now कौन सी लाइन मानो कि ये बेस्ट फिट है, ये सबसे अच्छा दिखा रही है इस ट्रेंड को, इससे अच्छा। तो यहाँ पर हम दो मेथड यूज करते हैं, वन इज OLS जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, अनदर वन इज ग्रेडियंट डिसेंट। ये दोनों पे क्लैरिटी है आपको? OLS यूज किया था, ग्रेडियंट डिसेंट नहीं पता है। OLS क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट छोड़ो, पहले वही बताओ। हम्म ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं एक सेकंड के लिए मान लूं कि ये मेरी बेस्ट फिट लाइन है, तो मैं क्या चाहूंगा, मैं बेस्ट फिट लाइन किसको बोल रहा हूँ, बेस्ट फिट लाइन कौन सी हुई, एज सिंपल एज दैट। देखो ये स्ट्रेट तो है नहीं, स्ट्रेट सारे पॉइंट तो इस लाइन पे नहीं फॉलो कर रहे, अगर पड़ जाते तो एरर जीरो हो जाता मेरा, बेस्ट फिट जहां जहां पॉइंट है वहीं से मेरा लाइन गुजरा है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, उसी को मैं कह रहा हूँ एरर। तो मेरे इसमें कुछ एरर हो रही है, मेरे लाइन से कुछ एरर हो रही है ना, एरर किसको बोलेंगे, जो एक्चुअल सेल्स थी और मैंने जो प्रेडिक्ट करी है इस लाइन ने जो बताई है उसमें डिस्टेंस है, वो एरर हो। जो लाइन सबसे कम एरर करती हो वो बेस्ट फिट होगी, ये भी ठीक। सपोज ये वाला 150 वाला पॉइंट ले लो मार्केटिंग पे, 150 मेरा लाइन यहाँ से गुजरा, सेल्स कितना हुआ, सेल्स हुआ है 10 पॉइंट समथिंग या 9 पॉइंट समथिंग, मतलब 10 के आसपास है, मेरे लाइन ने कितना बोल दिया 12.5 समथिंग, 12 समथिंग, ये क्या हो गया एरर, हम एरर कर दिए, सेम बोथ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, बजट कितना था, एक्चुअल सेल्स 15 कुछ हुआ है, 15 के आसपास, हमारे लाइन ने कितना बोल दिया 13 या 14 जो भी एरर, कितना एरर हो गया हमारा। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे ही सबकी एरर देख लूँ तो पता चल जाएगा ना कि कितनी एरर की है मेरे लाइन में, और जो ये सबसे कम एरर करते हो वो बेस्ट फिट है, ठीक। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर क्यों बोला इसको, सर अगर हम ये कंसीडर करते हैं अगर हम इसी डेटा सेट को कंसीडर करते हैं तो इसमें हमें यहाँ पे 2 करोड़ समथिंग का डिफरेंस आ गया, काफी ज्यादा है। तो अगर हम लाइन लीनियर इक्वेशन से ही करते हैं तो उसमें तो आरएमएससी से बेटर होगी, लीनियर रिग्रेशन से करते हैं आरएमएससी, समझा नहीं। सर लाइक अगर हम लीनियर इक्वेशन मॉडल बनाते हैं तो इससे बेस्ट फिट लाइन नहीं हो पाएगी ना, उसमें इतना मार्जिन तो आएगा अगर ये 2 पॉइंट सेम होते हैं। मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा, एरर तो जितना कर रही है वो तो कर ही रही है, मैं कह रहा हूँ
इनफाइनाइट लाइन्स हो सकती हैं पॉसिबल ऐसे, उनमें से कोई लाइन तो ऐसी होगी जिसका हर पॉइंट से अगर मैं टोटल करके देख लूँ ये एरर एरर एरर, तो वो मिनिमम आ रहा होगा। मैं कह रहा हूँ वो मेरी बेस्ट फिट लाइन होगी। चलो बता रहा हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ एक बार और। मैं एरर कैसे निकालूंगा, ये एरर टर्म क्या होगी, मैं कह रहा हूँ वाई एक्सिस पे चल रहा है ना सेल्स, वाई एक्सिस पे, सो वाई वन जो एक्चुअल था माइनस वाई हैट। अब वाई के ऊपर नहीं लगा पा रहा हैट, में तो आगे लगा रहा हूँ यहाँ, थैंक्स टू यू टीवी वालों, नहीं तो बोर्ड पे कर करा के अलग हो जाता। तो ये एरर हुई पहली टर्म से, एक्चुअल सेल्स माइनस जो मैंने प्रेडिक्शन किया था, एरर टर्म वही हुई। दूसरे पॉइंट से निकालो y2 माइनस अगेन y हैट। y हैट क्या, y हैट किसको बोल रहा हूँ मैं, जो मेरा लाइन प्रेडिक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे, तो दिस इज y हैट 2 y हैट 1। ठीक, ये एरर टर्म आती जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगा, वही जो वेरिएंस के साथ हुआ था, कभी नेगेटिव आएगा कभी पॉजिटिव आएगा, कभी लाइन के ऊपर होगा कभी लाइन के नीचे होगा, तभी तो लाइन बीच में से निकली है वो। तो मैंने वही जो वेरिएंस के साथ किया था, मुझे ये झगड़ा नहीं चाहिए रोज रोज, तो ये सब स्क्वायर कर दो, हर एरर टर्म को स्क्वायर करते चले जाओ, एंड प्लस एंड प्लस एंड प्लस। इस तरह से जब मैं सारे ही डेटा पॉइंट से इस तरह से प्लस 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 कर दूंगा, तो दिस बिकम्स माय एरर टर्म। और इसको अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग एरर, आई एम सेइंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, एसएससी, या एसएसआर भी बोलते हैं इसको, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल, रेसिड्यू जो छूट गया मुझसे प्रेडिक्ट होने में। ठीक, यहाँ तक बात ठीक। इसको मिनिमाइज करने का कोशिश करेंगे कैसे, हाँ जी कैसे, क्या है ओएलएस मेथड। वो सभी लाइन्स का बता रहे हो, ऐसे ही एरर कितना स्क्वायर कितना अमाउंट आ रहा है, वो जो सबसे कम होगा वो 10%। कैसे करेगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम और इनफाइनाइट एक्स्ट्रा कर लेगा ऐसा। हम्म, बताता हूँ, ये मैनुअली नहीं करना होता, मैनुअली होगा भी नहीं, क्योंकि आपके डेटा पॉइंट कितने हैं, मे बी मेरे पास 2000 डेटा पॉइंट है, तो यहाँ 2000 टर्म्स आ रही होंगी, है ना, तो मैनुअली थोड़ी करेंगे, उसके लिए तो मशीन है। लेकिन मशीन क्या कर रहा है ये पता होना का चाहिए। ये एसएसआर इस टर्म का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको y1, रिमेम्बर y1 क्या है, एक्चुअल सेल्स डेटा पॉइंट नंबर 1 में जो प्रोवाइडेड है, तो ये तो कांस्टेंट है, यस और नो, माइनस ये जो y हैट था ये कहाँ से आया, लाइन के थ्रू तो आया। लाइन क्या थी, y1 इज इक्वल टू m इंटू x1 प्लस c, यहां से निकाला ना ये y1, इसने y1 हैट, यस और नो। सो दिस y1 हैट जो आया है वो यहाँ से इस इक्वेशन से आया है। मैं कह रहा हूँ अगर इस y1 की जगह मैं ये इक्वेशन रख दूं, तो ये बनी कहानी, और अब इसका होल स्क्वायर, यहाँ तक भी बात पूरी हुई। ये पहली टर्म बनी, ऐसे ही दूसरी तीसरी 10वीं 1000वीं सारी बन जाएंगे।
Now pay attention here. Y1 is actual sales in data point number 1, constant. X1 क्या है? मार्केटिंग बजट इन डेटा पॉइंट नंबर 1, अगेन कांस्टेंट. वेरिएबल क्या बचे? M और C. इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करूं अकॉर्डिंग टू DM, डिफरेंशियल कैलकुलस, अगर ध्यान हो तो, इफ आई डिफरेंशिएट दिस SSR विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट, एक बार करूं DM से और दूसरी बार कर दूंगा DC से, और आगे इनफाइनाइट टर्म्स चल रही हैं. ठीक है, तो इक्वेशन क्या क्या आएंगी? इक्वेशन कैसी दिखेगी ये? DM से देखूं तो DM के अकॉर्डिंग इट इज समथिंग इनटू M, और कुछ कांस्टेंट भी है और फिर उसका होल स्क्वायर है, तो इट विल कम इनटू 2 इंटू समथिंग इंटू M एंड प्लस कांस्टेंट. यस और नो? कुछ ना कुछ ऐसा ही तो बनता चला जाएगा. दूसरी टर्म से अगेन कुछ आएगा, 2 इंटू समथिंग इंटू M एंड प्लस अनदर कांस्टेंट. सही बात है, एंड सो ऑन. तो M के टर्म्स में एक इक्वेशन बन गई. ऐसे ही एक इक्वेशन C के टर्म्स में आ जाएगी. दो इक्वेशन, दो अननोन पता चल जाएंगे. ये करता है आपका मशीन बिहाइंड द स्क्रीन. So this was OLS method, ordinary least square. किसमें? आगे बताता हूँ. इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन हुआ तो OLS नहीं होगा, ग्रेडियंट डिसेंट पे होगा. इफ इट कम्स टू दैट, अगर कोई तुम्हें वाकई में यू नो somebody old school, हाँ ऑफ कोर्स OLS होगा. देख लेना वीडियो बार बार. मैं कैसे समझा रहा हूँ तुम्हें? आई कैन अंडरस्टैंड. बड़ी एंजियस फीलिंग होती है कि मुझे तो समझ आ गया, पर मुझसे पूछ रहे तो मैं कैसे बताऊंगा अभी. मुझे समझ तो आ रहा है पर बताते नहीं बंदा. तो आई कैन अंडरस्टैंड बट थिंक इन दीज वर्ड्स. जैसे कुछ एग्जांपल पकड़ के कुछ इस तरह से अगर बता पाओ तो. वैसे रेस्ट एश्योर इसकी बात नहीं, बात होगी तो ग्रेडियंट डिसेंट की होगी. कहो तो चलूँ आगे. आज फ्यूज व्यूज तो नहीं निकल गए सबके? मैथ हो गया काफी भीषण वाला. खैर यहाँ से आगे चलता हूँ. अभी ग्रेडियंट डिसेंट की बात नहीं कर रहा. तो वंस आपको लाइन मिल गई तो इक्वेशन पता चल गई फाइनली, और इक्वेशन पता चल गई तो बात बन गई सब. मैं यहीं पे करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ. सपोज ये ट्रेंड लाइन आ गई और हमारे मशीन ने जो भी किया उसने कर करा के मुझे ये इक्वेशन बता दिया दैट y इज इक्वल टू दिस m इंटू एक्स प्लस सी. हाँ जी. अरे कहाँ समझते हो एक्सेल को, हल्के में नहीं लीजिए. अब क्या हुआ, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है, बात हो चुकी खत्म. बॉस क्या पूछ रहे हैं कि अगले महीने बजट इतना रखेंगे तो सेल्स कितना होगा?
मैं घुमाऊंगा चेयर मार्केटिंग हेड की तरफ, है ना, कि बजट बताओ बस। उन्होंने बताया बजट रखेंगे 250। मैं क्या कहता हूँ, हाँ तो ठीक है, इंटू 250 सेल्स होगा कुछ इतना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है। मुझसे पूछ रहे थे कि सेल्स अगले महीने कितना होगा, मैंने पूछा बजट बताओ, बजट उन्होंने बता दिया इतना बजट, मैंने करा लीनियर रिग्रेशन और बता दिया कि सेल्स इतना होगा। अब मान ले कि नहीं मान लें इसको? इसका वो बताइए कितना प्लस माइनस एरर देखिए मार्जिन ऑफ एरर कितना प्लस माइनस 50% प्लस माइनस रेंज बता देंगे डिस्टेंस चेंज नहीं, ऑफ कोर्स मैं एक उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मुझे बताना पड़ेगा साथ में काइंड ऑफ एक कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, मैं मतलब इससे कितना हिल सकता है मामला हमारा। वो किससे पता लगता है, जिसे हम बोलते हैं आर स्क्वायर्ड। बिफोर गोइंग टू डिक्लेयर माई प्रेडिक्शन आई वॉन्ट टू नो कि मेरा मॉडल फिट कितना अच्छा हुआ है इस डेटा पे, जो लाइन फिट हुई है। यार कितना ही भंगार डेटा क्यों ना हो, अगर तुमने उसे बोल दिया तो मैथमेटिक्स तो कर लेगा तुम्हारा मशीन, डिफरेंशिएशन कर लेगा, कोई एम भी निकलेगा कोई सी भी निकलेगा। एक लाइन वो ले आया पकड़ के, क्या वो लाइन वर्दी है इसके? मेरे कहने का मतलब अगर ये डेटा कुछ ऐसा होता, ऐसा होता, कहाँ से दिखाऊं, ऐसे दिखा देता हूँ, यहीं पे दिखा दे रहा हूँ चलो। ऐसा ऐसा ये डेटा पॉइंट्स ऐसे ऐसे होते, ये डेटा पॉइंट्स ऐसे पड़े होते। हाँ जी, मेरे कहने का मतलब क्या है, कितना ऐसा भी डेटा होता तो बेस्ट फिट लाइन कोई तो होती इसकी, जो सबसे कम एरर करेगी, कहीं से भी जाती हो। मेरा मॉडल वो बता देगा निकाल के कि ये बेस्ट फिट लाइन तुम्हारी। अब मान लोगे ना मान लो उसे? तो परेशानी क्या है, ये तो चार्ट दिख रहा है, हर बार दिखेगा नहीं, तो ये भी नहीं पता कि इस लाइन से कितने दूर है, इसलिए हम जाते हैं किसके पास, आर स्क्वायर्ड। आई वॉन्ट टू नो कि ये फिट कितना कितना कॉन्फिडेंट है, कितना अच्छा फिट हुआ है मेरा मॉडल एग्जिस्टिंग डेटा पे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कंपेयर करते हैं इस लाइन का एरर, सम ऑफ स्क्वायर जो निकाला था अभी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स विद द वेरिएंस ऑफ द डेटा। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अभी इसको भूल जाओ, ये चार्ट को भूल जाओ। एग्जिस्टिंग डेटा में हमारी इक्वेशन क्या आई थी जी? ठीक बात है, अगर मैं इस लाइन के प्रिडिक्शन देखने लगूं इन्हीं मार्केटिंग बजट से, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं दिस इज माय बेस्ट फिट्स प्रिडिक्शन, मेरी बेस्ट फिट लाइन का प्रिडिक्शन है ये। क्या होता है वो, क्या इक्वेशन आई थी? दिस हैपन्स टू बी, तो m इज 0.0528 इनटू मार्केटिंग बजट, तो इस केस में ये वाला हुआ, और प्लस दिस कांस्टेंट, तो इतने बजट के लिए मेरा प्रेडिक्शन ये होता। ठीक, सारे ही बजट के देख लूं तो ये होते, ये भी ठीक, जस्ट फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया मैंने और कुछ नहीं किया। हर मार्केटिंग बजट के लिए सेल्स कितना प्रेडिक्शन था, वो प्रेडिक्शन इतना था, एरर कितना है, एरर कितना है?
एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, नहीं क्या? एरर या रेसिडुअल कितना हुआ? एक्चुअल सेल्स इन डेटा पॉइंट 1 एंड प्रेडिक्शन अगेंस्ट द डेटा पॉइंट 1 एंड सेम गोज फॉर एवरी डेटा पॉइंट। तो एरर टर्म आ गई सारी डेटा पॉइंट्स है मेरी लाइन ने कितने कितने एरर किए, यहां तक भी बात ठीक। जब एरर आ गई तो एरर स्क्वायर भी निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? स्क्वायर ही ना करना। इसका पावर 2, एरर का पावर 2, सारे ही डेटा पॉइंट से एरर का या रेसिडुअल का स्क्वायर आ गया। यहाँ तक सब ओके चल रहा है, कोई कंफ्यूजन कोई? नहीं नहीं, एवरेज की तो नौबत नहीं आएगी, दिखा रहा हूँ ना। एवरेज एवरेज कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली, अभी दिखा रहा हूँ। टोटल तो दिस बिकम्स, जिसको हमने बोला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स या एरर, एसएसआर या एसएससी, इतना आया। समस्या ये आई, इसे क्या समझो इसे देख के, ये अच्छा है खराब है, ठीक बात, मैं वो नहीं कर सकता। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हम जा रहे हैं वेरिएंस से कंपेयर करने इसको कि इस डेटा में वेरिएंस कितना। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस क्या होता है? मीन पता हो पहले तो, किसका मीन? डेटा का। तो डेटा का एक्चुअली मीन था 15 पॉइंट जितना भी है। तो यहाँ हम निकालने लगे हैं, अगर वेरिएंस के लिए मैं कैलकुलेशन करूं, वेरिएंस नहीं बोलेंगे इसको, इसको हम बोलते हैं एसएसटी, एक्चुअली टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। ये कैसा कैलकुलेट होगा? वैसा ही जैसे अभी अभी कर रहे थे, एक्चुअल, सही बात है, माइनस ये मीन वैल्यू, तो सही बात है, और इसी का स्क्वायर कर दूं तो वही आने लगा ना, वेरिएंस का जो न्यूमरेटर होता था, डिवाइड बाय एन करते थे इसको लास्ट में, स्क्वायरिंग दिस फॉर ऑल द टर्म्स। इसका भी टोटल देख लें, happens to be something this, इसको हमने बोला एस एस टी। दो चीजें हो गई मेरे पास, दिस इज मेरे बेस्ट फिट लाइन का एरर, मैं इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकता, इससे अच्छा मॉडल हो नहीं सकता। दिस इज वेरिएंस इन द ओरिजिनल डेटा, इससे घटिया प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, इससे घटिया और क्या करोगे, इससे खराब तो नहीं करोगे मॉडल को यार, इससे तो कम ही करने का कोशिश करोगे ना वेरिएंस, ये तो आ ही रहा जितना आ रहा। अगर मैं इनको कंपेयर कर लूं, these become ratio which give me r squared। कैसा? r squared का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एस एस आर डिवाइडेड बाय एस एस टी।
तो जरा करें यहाँ पर, अगर मैं करने लगूँ यहीं पे कैलकुलेशन, तो 1 माइनस इन ब्रैकेट जो भी है ये डिवाइडेड बाय जो भी SST है, ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.90। और आर स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। तो 1 के जितना क्लोज उतना अच्छा फिट हुआ है मेरा। देखो होना भी चाहिए। ये क्या है? एरर टर्म, SSR। तो मेरी इच्छा क्या होगी? ये जितना छोटा हो उतना अच्छा है, जितना कम हो जाए। जब ये कम हो जाएगा तो थिंक अबाउट इट, ये SSR डिवाइडेड बाय SST जो रेशो है, इट विल टेंड टू 0। SSR अगर जितना छोटा हो गया इसके कंपैरिजन में, इट विल टेंड टू 0। व्हेन इट विल टेंड टू 0, 1 माइनस समथिंग टेंडिंग टू 0, समथिंग क्लोज टू 1, इट विल रिजल्ट इन। ठीक। तो आर स्क्वायर्ड 1 के जितना क्लोज है उतना अच्छा फिट है मेरा। तो इससे मेरे को पता चला कि मेरा लाइन काफी अच्छा फिट हुआ है, तो यानी मेरे को प्रिडिक्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर फिट ही अच्छा नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब अभी छोड़ दो, आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अब आते हैं उस तरफ। इससे आपको कुछ पता चल रहा है? अब यार ये फिर बैक कैलकुलेशन में जाने लगेगा। आज रहने दो, ज्यादा हो जाएगा। एडजस्टेड की तरफ अभी चलते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट आर स्क्वायर। चलो अगर ऐसा है तो बताता हूँ। दिस हैपेंस टू बी आर स्क्वायर, निकल गई आपकी आर स्क्वायर, और इससे पता चला आपको कि आर स्क्वायर कम्स डाउन टू 90% समथिंग। यू नेवर मिस्टेक इट फॉर कि बिल्कुल कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे मॉडल का एक्यूरेसी 90% है। इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है। मॉडल का एक्यूरेसी वो तब पता चलेगा जब टेस्ट पे प्रेडिक्ट करेंगे। वो तो किया नहीं अभी। इट इज ओनली रिप्रेजेंटिंग कि एग्जिस्टिंग डेटा पे मेरा मॉडल कितना अच्छा फिट हुआ। ये लीनियर इक्वेशन जो निकाली है यही तो मॉडल है। कहाँ से दिखाऊं? अच्छा चलो दोबारा प्लॉट कर लेते हैं। दोबारा अगर मैं ये ग्राफ दिखाऊं आपको, जो हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये कर रहे थे। चलो इक्वेशन भी आ ही जाएगा, इक्वेशन छोड़ते हैं अभी। ये आया मेरा बेस्ट फिट लाइन सपोज, और बेस्ट फिट लाइन का आर स्क्वायर आ गया है काफी हाई। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो एरर तो होगा मॉडल से क्योंकि स्ट्रेट लाइन, लेकिन कैसा होगा? फॉर वन वैल्यू ऑफ, फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ योर बजट, से इट इज 200। अब यहाँ पे डेटा ही बहुत छोटा है तो दिख नहीं रहा, कोई बड़ा डेटा पकड़ूंगा तो दिख जाएगा उसमें। देयर कैन बी मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेल्स, बिल्कुल हो सकते हैं। उधर की तरफ भी थोड़ा बहुत जा सकता है, इधर की तरफ भी थोड़ा बहुत जा सकता है। अब लेकिन जाए तो कितना जाए? थिंक अबाउट इट। अगर फॉर अ वैल्यू ऑफ 200 मैंने तो प्रिडिक्ट किया था, ये एक्चुअल डेटा पॉइंट यहाँ तक फैले हुए हैं। हाँ 100 और नहीं नहीं, वो तो बजट की तरफ चले गए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अपने प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ। प्रेडिक्शन तो वाई एक्सिस की तरफ चल रहा है ना मेरा। मेरे एक्चुअल डेटा पॉइंट यहाँ तक फैले हुए हैं, तो ये वेरिएंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसके अक्रॉस देखूं, इट इज़ वेरिंग वे टू मच। यानी मैं प्रेडिक्शन तो ये बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उधर भी बहुत दूर तक जा सकती है, इधर भी बहुत दूर जा सकती है। इवेंचुअली क्या हो रहा है? प्रेडिक्शन खराब हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू बहुत दूर तक जा सकती है। प्रोबेबिलिटी मेरे को यहीं पे दिखाई दे रही है कि मैं जो भी बोलने वाला हूँ गलत ही हो जाएगा। तो इन अ वे आपका आर स्क्वायर्ड वो रिप्रेजेंट कर रहा है।
आर स्क्वायर्ड के बढ़िया होने का मतलब है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉसिबल वैल्यूज हैं जो ट्रेनिंग डेटा में दिख रही हैं, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हो उससे वेरिएशन तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। ठीक है। हमें पता चार्ट से ये सिर्फ चार्ट के थ्रू पता चल रहा है, लेकिन वी डोंट रिलाई ऑन चार्ट। इन दिस केस वी कैन सी द चार्ट। व्हेन वी गो टू मल्टीनोमियल रिग्रेशन यू कैन नॉट सी दोज एन डायमेंशंस जिनमें ये काम करेगा। तो डोंट रिलाई ऑन दैट, इज व्हाई आर स्क्वायर्ड, इसीलिए उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। ये बैक कैलकुलेशन कैसे होता है? बैक कैलकुलेशन अगर समझना ही है तो बता दे रहा हूँ। दिस आर स्क्वायर्ड इज नथिंग बट, दिस आर स्क्वायर्ड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आर स्क्वायर्ड है, अब ये आर स्क्वायर्ड है तो आर भी कुछ होता होगा। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आर स्क्वायर्ड का अंडर रूट आर, वो क्या होता है? इट इज वही जिसकी सुबह से बात हो रही है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फंक्शन है, पाइथन में भी, आर में भी, एक्सेल में भी, सब जगह। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर स्क्वायर्ड वेरीज बिटवीन 0 and 1, so think about it, r will vary between r square varies between 0 and 1, तो r squared की रेंज क्या होगी? अरे -1 to +1, yes or no? वो 0 से -1 तक जा सकता है और उसका स्क्वायर एनी वे पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव जा रहा है 1 तक तो ठीक ही है, एनीवे बिटवीन 0 and 1। जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से पता नहीं चलता वो कोरिलेशन से पता चल जाता है। इफ इट इज नेगेटिव कोरिलेटेड दैट मीन्स ये बढ़ते जाएगा तो वो घटते जाएगा। So correlation can be negative or positive. Determination cannot be positive. It will always be positive. It cannot be negative. और ऑटो पीछे मानो 10 की रत निपटने वाला है। अरे कॉफी वॉफी पी के बैठा करो क्लास में। हम आएगी ना तो दोपहर को 2 बजे पहुंचते हो, रोटियां तोड़ के आते ही झूमने लगते हो। दिखा देता हूँ अगेन, मैनुअल ना करना होता है, ना करने की जरूरत है, ना करना हमारे भूते का है, लेकिन बता देता हूँ। ठीक है, जो आर आप पहुंचे थे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अरे फॉर्मूला दिखाओ यार, ये होता है फॉर्मूला उसका। ये उसका फॉर्मूला होता है, और ये आपको क्या दे देगा आकांश? जो तुम पूछ रहे थे, वेरिएंस की बात कर रहा था ना मैं अभी, वेरिएंस कितना आएगा? देखो लग रही है शक्ल वेरिएंस है इसकी, खाली एक्स देखो, वेरिएंस टाइप का कुछ दिख रहा है? खाली वाई देखो, ठीक है। कितना मसाला था रिग्रेशन। I believe, I don't believe, I can only hope कि कुछ तो काम का हाथ पल्ले आया होगा। बीच बीच में बीपी बड़ा होगा तो सुना था ये बताइए ना अरे वैसे देख के अपना मॉडल प्रेडिक्शन
लीनियर मॉडल बनाया चाह रहे हैं इतनी इतना उपयोग किया बच्ची हम कुछ होता है होता क्या ही है उसको तो क्या एक कदम भी कर होता एक आपको भी नहीं कुछ ऐसा भी होता है। चलो ग्लैड टू नो टाइम वेस्ट नहीं हुआ नहीं तो ना यूजुअली आज सरप्राइज से ये बताया क्यों नहीं जाता है ना इक्वली सरप्राइज से पता नहीं स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट क्यों नहीं आता मैंने टाइम रोक देते हैं मेरे को हाँ जो स्किल्स हो गया वो नीचे तो बचा नहीं रोक मतलब इन द सेंस रोक नहीं देते लेकिन दब बैठ जाते हैं हाँ कोडिंग तो हो ही नहीं रही ना आज लेटे हैं पीछे चलो ठीक है जी ऑनलाइन बेस ठीक ठाक है ऊपर तक है ये आज निपट गए क्या निपट गए देखो इस पे एम्फेसाइज इसलिए भी करता हूँ क्योंकि एवरीथिंग henceforth is going to be a few notches up अगर ये फंडामेंटली क्लियर नहीं हुए तो आगे वाले को पकड़ोगे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं एंड सूनर और लेटर आप लोगों को ये होता है कि यार ये अब आना बंद हो गया मेरे को तो मैं बस किसी तरह से कोड कर लेता हूँ कोड जुटा लो किसी तरह से कॉपी पेस्ट कर लूँ डाउनलोड कर लूँ कोई मेरे को मेल भेज दे बस इंटरेस्ट जाना शुरू हो जाता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज ऑल चलिए ठीक ठाक है साहिल चल बढ़िया चलिए आगे नहीं जा रहा हूँ इससे आज के लिए यहीं रोक रहा हूँ ठीक है क्या हुआ काफी निराश नहीं बिकॉज नेक्स्ट इज समथिंग कमिंग हैंड्स ऑन में कुछ कराने लगूंगा फिर कुछ नई बात निकलेगी फिर झटका सा लगेगा तो मैं चाहता नहीं अभी ये जो हाँ आज जितना हुआ है ना मतलब ये बैठने तो पहले आराम से अभी ये घर तक जाओगे घर में बैठ के चाय पियोगे थोड़ा सा सिंकन होगा फिर रिकॉर्डिंग देख लोगे कल वल में और थोड़ा सा बैठ जाएगा तो कंफर्टेबल हो जाओगे 2-3 दिन में इस सब से ये सब जो मसौदा किया है तो जब मैंने विल बी बैक ऑन ट्यूसडे so I'll be able to build upon the hands-on part. ठीक है जी चंगा जी ओके चलो यार and yes online guys too bye bye take care guys I'll try to provide recording as soon as possible and we'll see you on coming Tuesday and by Tuesday you will submit your PDA project without fail नहीं मंडे EOD आप मेरे को मेल कर देंगे मंडे EOD means 11:59 PM that is EOD Monday in the next second it is Tuesday gone क्या जी अब कहाँ जा रहा तूने अभी तक ये तो बताया नहीं मुझे ये मुझे भी नहीं पता मैं कैसे अब मैं तू जा कहीं रहा हूँ बस मुझे ये पता है तू कहीं जा रहा हो तो मुझे ये बताया तो मैं तुझे बताऊं कि वहां से मेरे लिए लेके क्या आना है सर मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा मैं जहाँ भी पहुंचूंगा अब ऐसे थोड़ी